खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। हाँ नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा, साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। मैं होली की छुट्टी पे गया था, इसलिए दर्पण थे आप लोगों के सामने। दर्पण से आज बातचीत हो रही होगी। कैसे रहा अंशुमान जी? आपका त्योहार कैसा रहा और बीता हफ्ता कैसा रहा? सब कुछ बताइए। धन्यवाद सिद्धांत, आप की वापसी का भी स्वागत है। बीता हफ्ता तो हम लोगों के पास इकोनॉमी में खबरों की संख्या तो कभी कम नहीं होती, तो दर्पण के साथ भी हम उसी दुविधा का शिकार थे कि क्या लें और क्या छोड़ें। होली सामान्य सी रही। हालांकि हमने कई जगह देखा कि कोविड का किसी तरीके के प्रिकॉशंस या आग्रह नहीं थे और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। अब लाख के ऊपर केस आ रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी की दृष्टि से ये जो दोबारा चीजें बनना शुरू हुई हैं, या जो कोविड की सेकेंड वेव आ रही है, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिजास्टर। मैं कल से परसों से लगभग, आज स्टॉक मार्केट की स्थिति देखिए कि टूटा है। कल से मैं कम से कम 2 दिन से मैं लगातार इंडस्ट्री से, इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ और उनके इनपुट्स बहुत ही पैनिक है। उनका कहना है कि हम खड़े ही नहीं हो पाए थे और अब ये स्थिति है। और उनका ये सोचना है, और महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर फिर से हिट किया है बुरी तरह से। स्वाभाविक सी बात है सिद्धांत की इनफॉर्मल सेक्टर को तो वैसे भी अभी ओपनिंग ही नहीं मिली थी। सर्विसेज इंडिया, बात साफ है। हाँ, सर्विसेज 60% इंडिया की इकोनॉमी में, और जो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव हैं। हम लोग समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लेबर इंटेंसिव, और इंडिया का सर्विसेज सेक्टर बहुत लेबर इंटेंसिव है। और वहाँ तो धीमे धीमे चीजें थोड़ा सामान्य होना शुरू हो रही थी। बहुत लंबा हिट था, लेकिन अभी परिस्थितियां फिर से विकट हो गई। और कई सारे राज्य, दिल्ली, यूपी समेत कई सारे राज्य जहाँ पे ज्यादा काम है, तो अब वहाँ पे उन राज्यों में लोकलाइज लॉकडाउन और कंटेनमेंट किस्म के लॉकडाउन जो है वो होने लगे। हाँ, और उससे अनिश्चितता बहुत ज्यादा बढ़ती है। अनिश्चितता बहुत ज्यादा बढ़ती है और चीजें भी बहुत ज्यादा फिर खराब दिशा में ही आगे बढ़ती हैं। और कम से कम कोविड और लॉकडाउन से ये तो साफ हो गया है अंशुमान जी कि मानव जीवन की कीमत जो है वो इकोनॉमी के थोड़ा व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, वो उसको आप बचाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी को थोड़ा ब्लो एक देना पड़ता है, थोड़ा एक हिट हार्ड करना पड़ता है। चलते हैं खर्चा पानी में। हमारे पास आज 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। पहली खबर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। बहुत दिनों से बातचीत हो रही है, खर्चा पानी में भी हम लेकर आ रहे हैं कई दिनों से कि क्रिप्टो करेंसी पे सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। एक और रिपोर्ट, उस पर बातचीत करेंगे। दूसरी खबर कोविड के सर्ज को लेकर ही है। जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और उस पर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का क्या हो सकता, आरबीआई के अगले कदम क्या हो सकते हैं, उस पर थोड़ी बातचीत। तो पहली खबर क्रिप्टो करेंसी बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित है, कई और जगहों पे भी प्रकाशित है, लेकिन सोर्स्ड खबर है, बहुत पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी डेवलपमेंट है, इसलिए बात की जा सकती है इस पर। अंशुमान जी, सरकार क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स को और माइनर्स जो हैं जिनके पास बिटकॉइन और जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी के इकाइयां जो मौजूद हैं उनके पास, सरकार उनको एक एग्जिट विंडो देने के बारे में सोच रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या सरकार पूर्णतः बैन नहीं लगाएगी? मेरा यह सवाल है आपसे। और क्या सरकार इन्वेस्टर्स और निवेशकों, तमाम विदेशी निवेशकों और जो कंपनियां भारत में आना चाह रही हैं, उनके प्रेशर को देखते हुए, उनके पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए ये एक थोड़ा सा रियायती स्टेप उठा रही है? सिद्धांत, क्रिप्टो हम लगातार चर्चा में आ रहे हैं, और एक दिलचस्प बात यह है कि यही तकनीकों की खूबसूरती होती है। हम इस खबर पे आए उससे पहले समझिए कि क्रिप्टो भारत के टोटल बिजनेस से फाइनेंशियल स्पेस में बहुत छोटा सा हिस्सा रखते हैं, बहुत ही छोटा सा हिस्सा रखते हैं। लेकिन चूंकि आने वाली तकनीक है, नई तकनीक है, तो उसमें उत्सुकता और रुचि बहुत सारे लोगों की ज्यादा है। और इसलिए कुछ संयोग ऐसा है कि भारत और पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर पॉलिसी लेवल पर बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं जिनको करीब से समझना जरूरी है। आज ये जो खबर
आई, ये एक स्वाभाविक दिशा की तरफ इशारा करती थी। पिछले क्रिप्टो के जो एंथुजियास्ट हैं, जो क्रिप्टो में काम करने वाले लोग हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, वो पिछले करीब करीब 2-3 महीने से लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है। और स्वाभाविक सी बात है, क्रिप्टो भारत में जिन लोगों ने निवेश कर रखा है, उनका पैसा फंसा हुआ है। क्या सरकार इसे ऐसे ही बंद कर देगी? क्या उन्हें इससे निकलने का रास्ता नहीं देगी? क्या इतना बड़ा निवेश डूब जाएगा? और फिर जितने मुंह उतनी बातें, तरह तरह के कयास उसके साथ घूम रहे हैं। ये खबर कई जगह आई, और ये खबर चूंकि जब इस तरह से खबरें आती हैं तो ये माना जाता है कि खबरें संकेत के तौर पर इन्फॉर्म्ड लोग सरकार की तरफ से देते हैं। पत्रकार और रिपोर्टर होने के नाते हम जानते हैं कि ये समाचार संकेत के तौर पर दिया जाता है। इससे तो ये जो खबर है वो बताती है कि सरकार एक एग्जिट विंडो देगी, 6 महीने तक की शायद विंडो हो सकती है, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध प्रभावी होगा। तब तक आपको, अगर आपके पास क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी माइनिंग बंद करना, उन्हें सेल करना, उन्हें एक्सचेंज करना, उन्हें खत्म करना, इसका मौका दिया जाएगा। इस बात के भी संकेत हैं कि अगर भारत में कुछ क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह अवैध भी घोषित किया जाता है तो भी उनसे शायद एग्जिट करने की छूट दी जाएगी। ये दबाव और ये पूरी ये फैसला या ये रिलैक्सेशन सिद्धांत इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम लगातार भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विभाजन देख रहे हैं ओपिनियन में। 2 तरीके की राय। एक राय जो कहती है कि भारत में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहिए, ये तो केवल स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी है, इसके पीछे कोई एसेट नहीं है। और दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि भविष्य की तकनीक है, इसमें निवेश जारी रखना चाहिए। पर जो बॉटम लाइन हमको मिल रही है कि प्रतिबंध तो लगाएगी सरकार, ऐसा लग रहा है। क्रिप्टो करेंसी की रेगुलर ट्रेडिंग तो भारत में करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब अभी ड्राफ्ट बिल तैयार नहीं है, कैबिनेट को जाना है, लेकिन बिल के जो मसौदे के जो हिस्से हमारे पास छन कर आते हैं, उस हिसाब से लगता तो यही है कि सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग शायद नहीं होने देगी जैसे अभी हो रही है। इस पर प्रतिबंध तो लगाया जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वो प्रतिबंध निवेशकों को एकदम बीच में ना छोड़ दे, उनका नुकसान ना कर दे। उनको थोड़ा सा रियायत देने के लिए। इस संवेदनशीलता के साथ इसको खोला जाएगा। दूसरी और एक चीज जो इसमें संकेत के साथ आ रही है कि सरकार इस पर जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से आरबीआई है, एक्सचेंजेस है, उनसे भी बात करने को तैयार है। तो इसका मतलब है कि कम से कम इतना गुड सेंस, इतनी समझदारी सरकार में दिख रही है कि वो एक तरफा कानून बनाने नहीं जा रही है, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा था। अर्थात में एक चर्चा भी हमने की थी कि वो स्टेक होल्डर से बात करना चाहती है, और अगर वो बातचीत होती है तो शायद सरकार के नजरिए में कुछ और उदारता या कुछ और बदलाव आएगा। लेकिन इस बीच में जो दूसरा समानांतर घटनाक्रम है जो रिकॉल कराना जरूरी है कि आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी की तैयारी शुरू कर दी है। आरबीआई की तरफ से इस बात के संकेत भी आ गए हैं वहां से कि उनकी डिजिटल करेंसी का काम शुरू हो गया। वो किस तकनीक पर आधारित होगी ये बाद में स्पष्ट होगा, पर जैसे कि चाइना या दुनिया के बाकी देश अपनी सॉवरेन करेंसी को डिजिटल करेंसी में बदल रहे हैं, वैसे आरबीआई तो भी उसकी तरफ आगे बढ़ चुका है। हाँ, लेकिन बढ़ चुके हैं आगे, और मुझे लगता है इसके बाद भी बेहद इस तरह से एकदम पूरी तरह से हाथ खींच लेना क्रिप्टो करेंसी से, ये बहुत फायदेमंद सौदा नहीं होगा। सरकार आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर भी एक यू टर्न लेकर वापस आए, या जब डिजिटल करेंसी के पूरे मॉडल में उतरते हैं तो क्रिप्टो को आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। हाँ, इसकी एक और वजह भी है, शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर दबाव बन रहा है। हमने बार बार चर्चा की कि पेपैल अपना सोल्यूशन लेकर आ रहा है, वीजा अपना सोल्यूशन लेकर आ रहा है। अमेरिका में कुछ जगह क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज किया गया, जो हमने पहले बताया था कि स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग जो क्रिप्टो करेंसी में बेस बना रहे हैं उसे रिकॉग्नाइज किया गया। फिर कुछ एलन मस्क जैसे एंथुजियास्ट हैं जो शॉपिंग में सीधे इसको अलाउ कर रहे हैं। तो धीमे धीमे अगर आप देखें ना, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो सख्ती दिसंबर से शुरू हुई थी वो क्रमशः पिघलती जा रही है। सरकार के बयान अगर आप एक सीक्वेंस में देखें तो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, नहीं चलने देंगे, एक्सचेंज किसी तरह से खत्म कर देंगे, इनको अवैध मान लिया जाएगा, वहां से फिसलते आज इस बात पर आ गए हैं कि हम एक विंडो देंगे एग्जिट करने के लिए। अब अगर ये आगे चलकर दबाव बनता है और क्रिप्टो करेंसीज को भारत में जारी रखा जाता है ट्रेडिंग के लिए, तो ये हमको देखना होगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए जारी भी रखा जाता है सिद्धांत, तो फिर भी क्रिप्टो करेंसीज या प्राइवेट करेंसीज या कोऑपरेटिव करेंसीज के लिए कानून तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। वो हमारे पास वो बड़ा रेगुलेटरी गैप है कि इनकी हैसियत क्या है, मौद्रिक सिस्टम में इसकी क्या हैसियत है, और इसके जरिए हम क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या इसे हम खरीद सकते हैं कुछ, क्या इसे हम किसी करेंसी से बदल सकते हैं, ये कानून तो बनाना ही पड़ेगा।
हाँ, उसको एक बनाना पड़ेगा। आप जब डिजिटल करेंसी, कोई मान लीजिए बाहर से कोई क्रिप्टो माइनर आ रहा है, कोई नॉन इंडियन क्रिप्टो माइनर बाहर से आ रहा है, अब वो आरबीआई की डिजिटल करेंसी में डील करना चाहता है, तो उसको एक चैनल तो चाहिए ही होगा। हाँ नहीं, आरबीआई की डिजिटल करेंसी में तो में उतना इशू नहीं आने वाला, क्योंकि आरबीआई की डिजिटल करेंसी तो रूपी होगी, क्योंकि रूपी सॉवरेन करेंसी, केवल आप उसको डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। अभी आप फिजिकल करेंसी को डिजिटली यूज करते हैं, जब आप ऑनलाइन हाँ। पेमेंट करते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं या आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो ट्रांजेक्शन दरअसल आप करते डिजिटली हैं, बट वो करेंसी फिजिकल होती है, वो प्रिंट की जाती है। जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो उसके साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी के मैट्रिक्स हैं वो बदलेंगे। उसे कैसे नापा जाए, मनी सप्लाई कैसे नापी जाए? अभी तो मनी सप्लाई से नापी जाती है कि सरकार कितने नोट छापती है जी, और जी। और वो करेंसी कितनी सर्कुलेशन में और कितनी करेंसी, कितना पैसा लोगों के हाथ में है, कितना पैसा बैंक में। तो जब इसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो पैरामीटर्स हैं वो बदलेंगे। तो वो एक अलग दूसरी बहस है। वो कैसे आएगा, आरबीआई ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, पर तैयारी चल रही। पर यहां जो प्राइवेट करेंसीज हैं, इन्हें बनाए रखना है या इन्हें खत्म करना है? अगर बनाए रखना है तो भी कानून जरूरी है, और खत्म करना है तो भी सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। हाँ, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र आते ही हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो हो चुकी है, और घोषणा जो है 7 तारीख को होने वाली है ना अंशुमान जी? ये 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को होने वाली है। मीटिंग हो चुकी है शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, और जहां तक लग रहा है कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। जो भी जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। अंशुमान जी, इस पे आगे बढ़े हम लोग, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात, क्योंकि जो ललन टॉप पे और अर्थात में भी, खर्चा पानी में भी हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं लोगों के लिए। हम लोग लोगों को पहले ये समझा दें अगर यहाँ पे कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है, तो ये मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। जी जरूरी, जरूर। मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली होती है, 2 महीने में आती है। जैसे कि टैक्स के रेट तय करने का काम, कितना पैसा खर्च होगा सिस्टम में, ये काम केंद्र सरकार का है। वैसे ही आपको किस ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, ये फैसला करने का काम आरबीआई का है। पहले आरबीआई ये फैसला खुद करता था, उसके बाद कानून में बदलाव किया गया। अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सदस्य मिलकर तय करते हैं कि आरबीआई ब्याज दरों में कमी के संकेत देगा कि नहीं देगा। आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रेपो रेट है, जिसकी चर्चा हम बार बार सुनते हैं। रेपो रेट एक बेंचमार्क इंडिकेटर है। इस रेट पर बैंक्स आरबीआई से कर्ज लेते हैं। और अगर वो ब्याज दर कम कर देता है 25 बेसिस पॉइंट या 25% कम कर देता है, तो इसका संकेत माना जाता है कि बाजार में ब्याज दर और कम हो जाएगी, वो बेंचमार्क रेट। हालांकि इसके बाद भी ब्याज दरें कम करने का सफर लंबा है, और भी उसमें कई सारे आयाम है जिस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसमें एमसीएलआर होती है और है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पर निगाह बराबर इसलिए रहती है क्योंकि ये साल में हर एक निर्धारित क्वार्टर्स पर आती है। ये भारत की मौद्रिक अर्थव्यवस्था का में क्या चल रहा है इसका संकेत भी देती, और दूसरा आरबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, एक रेगुलेटर के तौर पर इस पॉलिसी में हमें ये भी बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कितनी होने वाली है, और इन्फ्लेशन को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए महंगाई कितनी होने वाली है, रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट का क्या होगा। अब यहां से फिर अब हम इस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में आते हैं, जो बहुत क्रूशियल और बहुत दुविधा के साथ आ रही है। और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जब से कोविड आया है, उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी सिद्धांत सबसे डिफिकल्ट मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है आरबीआई के लिए। आरबीआई के सर पर एक तरफ महंगाई टंगी हुई है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, कुछ सरकार के फैसलों के कारण, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिक्कतों के कारण महंगाई में तेज बढ़ोतरी हो रही है। आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि रुपए की सप्लाई कम हो सके। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती रोक दी है, लगातार रुकी हुई है। रिजर्व बैंक को लग रहा है कि उसने ब्याज दरों में जितनी कटौती की और बाजार में जितना पैसा छोड़ा है, उतना पैसा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि लोग कर्ज लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। बैंकों ने जो क्रेडिट रेट कट किया, उसका ट्रांसमिशन भी कम किया है। बैंकों और आरबीआई और सरकार के बीच इस बात के ऊपर गुत्था चल रहा है कि हम डिपॉजिटर्स को कितना ब्याज दें जब आप कर्ज पे ब्याज दर घटाते जा रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट बिगड़ रही है। ये बहस हम अर्थात में हैंडल कर चुके हैं एक पिछले अर्थात में। दूसरी तरफ सरकार को ये महसूस हो रहा है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो बाजार उसे सस्ता कर्ज नहीं देगा, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। सरकार जिस बाजार से कर्ज लेती है उसमें बॉन्ड पर ब्याज बढ़ रहा है। अब यहाँ से फिर हम अब हम पॉलिसी इस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में आते हैं, जो सरकार
इसी बीच हमारे सामने अचानक एक खबर आती है, अचानक नहीं आती है, लोगों को अचानक समझ में आती है, अंदर से पता है कि अच्छा कि भारत में कोविड की दूसरी वेव पहली वेव से ज्यादा भयानक ढंग से आ गई है और 1 लाख केसेस पर डे आने लगे हैं, लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई है। दरअसल अगर महंगाई की के रोशनी में देखें सिद्धांत, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जो जिस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने पूरे कोविड के पीरियड में बनाई थी और खूब सस्ता कर्ज बांटने की कोशिश की थी, 3-4 लाख करोड़ रुपए छोड़े थे मार्केट में, बैंकों को दिए थे कर्ज बांटने के लिए। इस समय तक आरबीआई को वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए था, यानी क्योंकि उसके 2 पर्पस पूरे हो गए थे। एक पर्पस तो ये पूरा हो गया था कि बाजार में कोविड के दौरान उद्योग के लिए कर्ज की कमी ना हो, और दूसरा इकोनॉमी में रिकवरी आना शुरू हो जाए, और दोनों पर्पस पूरे हो गए थे, क्योंकि तीसरी तिमाही तक अर्थव्यवस्था में कुछ सेक्टर्स में 10-11 सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखने लगी थी। तो और इधर महंगाई सर पर टंगी हुई थी, तो आरबीआई को अब महंगाई से लड़ाई लड़नी थी, मंदी से नहीं। तो आरबीआई की लड़ाई का जो मोर्चा था वो मंदी वाला मोर्चा बंद होकर महंगाई वाला मोर्चा खुलने वाला था। अब यहां जो संभावना थी कि अब आरबीआई शायद इस बात का ठोस संकेत देगा कि अब हमने ब्याज दरों में जितनी कमी करनी थी कर दी, इससे नीचे काटेंगे तो डिपॉजिटर भाग जाएगा बैंकों का। बैंकों ने इनफैक्ट डिपॉजिटर बढ़ानी शुरू कर दी है कुछ जगह, तो डिपॉजिटर भाग जाएगा और इसलिए अब हम महंगाई से लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब गड्ढमड्ढ हो गया। गड्ढमड्ढ इसलिए हो गया कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब कोविड केसेस बढ़ने के कारण फिर मंदी लौटेगी, फिर वही सस्ते कर्ज की समस्या, फिर वही चीजें देनी पड़ेंगी। जब पहले दौर में ब्याज दरें कम की गई थी कोविड के पहले फेज में, तब महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी, अब महंगाई भी ज्यादा है। इन दुविधाओं के बीच में जो 7 तारीख की पॉलिसी आएगी, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि आरबीआई कोई फैसला नहीं करेगा ब्याज दरों में कटौती का, वो उसे स्टेटस को मेंटेन करेगा, यथास्थिति बनाकर रखेगा, क्योंकि उसे महंगाई की तरफ भी देखना है और ब्याज दरें बढ़ानी भी नहीं है, ताकि जहां तक कर्ज सस्ता हो चुका है वहां तक वो बना रहे। तो इसलिए इस पॉलिसी में ब्याज दरों के लिहाज से कुछ बड़ा चेंज नहीं आने वाला। हाँ, आरबीआई के संकेत पढ़ने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आरबीआई नई कोविड की परिस्थिति में क्या भारत के आर्थिक विकास को लेकर अपने आकलन बदलता है, क्योंकि यहां से कोविड की दूसरी वेव पूरी दुनिया में भारत के अगले साल की ग्रोथ के आकलनों में चेंज शुरू कराएगी। जो सारी एजेंसियां जो ये कह रही थी कि अगले साल हम रिकवरी की प्रक्रिया में तेजी से जाएंगे, और अगर ये कोविड का ये दौर 1 लाख पर केसेस का है और अभी पीक होने में समय लगेगा, और जिन लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे रीजनल या माइक्रो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो इसका असर ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस पे, ग्रोथ के एस्टिमेट पर पड़ेगा। तो पहली चीज हमें ये देखना होगा कि रिजर्व बैंक क्या कहता है इस पॉलिसी में ग्रोथ के मामले में। अगले साल, बीता साल तो गया -10% की ग्रोथ के साथ, -9% की ग्रोथ के साथ खत्म होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पर बॉन्ड मार्केट, जिस पर हम और आप खर्चा पानी वाले लोग, और जिस पर सरकार देखेगी कि रिजर्व बैंक महंगाई के बारे में क्या कहता है। महंगाई दर आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में कितनी रहने वाली है। और यहां हमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि अगर माइक्रो लॉकडाउन आते हैं तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट होगी, सप्लाई चेन ही पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका डिस्टर्ब होगा, फिर आप फिर से खपत की दिक्कत हो जाएगी आपको। हाँ, डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। डिमांड भाई, जैसे वीकेंड्स में सब में लॉकडाउन लगा दिया गया तो वीकेंड्स की शॉपिंग खत्म हो गई, कंजम्पशन वीकेंड का जो कंजम्पशन था खत्म हो गया। तो अगर महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक क्या कहता है, इन 2 चीजों पर हमारी निगाह रहेगी। और इसलिए ये मौद्रिक पॉलिसी ब्याज दरों से ज्यादा जो व्यापक अर्थव्यवस्था है, जो मैक्रो इकोनॉमी है, उसके बारे में क्या बताएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यहां हमें रिजर्व बैंक की दुविधा की परतें खोलनी होंगी। 7 तारीख को जो पॉलिसी आएगी तो हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ने हमें क्या बताया और आगे क्या होने वाला है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, उम्र अगर हो गई हो, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो वैक्सीन भी जरूर लगवा लीजिएगा, बचाव कीजिएगा। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।